अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। यूनिवर्सिटी गार्ड पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म के साथ आपका होस्ट मोहम्मद अमीन। आज की जो हमारी इम्पोर्टेंट वीडियो है वो होनहार स्कॉलरशिप फ़ेज़ 2 के हवाले से है। हम आज की अपनी इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे कि होनहार स्कॉलरशिप फ़ेज़ 2 के लिए कौन कौन से स्टूडेंट्स जो हैं वो एलिजिबल हैं। इसके साथ साथ ही किन किन यूनिवर्सिटीज़ में के जो स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपकी कितनी सीजीपीए होनी चाहिए कि आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। तो इस तरह के जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं वो इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो आपने ये शॉर्ट सी वीडियो है तो इसको कंप्लीट देखना है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि सीएम पंजाब मरीम नवाज़ ने होनहार स्कॉलरशिप फ़ेज़ 2 लॉन्च कर दिया है, जिसका आप यहाँ पे स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि आप डायरेक्टली लिंक से अप्लाई कर सकते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं आपके मोस्टली जो पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के हवाले से। सबसे पहला क्वेश्चन है जी कि कौन कौन से जो स्टूडेंट्स हैं वो एलिजिबल हैं होनहार स्कॉलरशिप के लिए। ठीक है जी। तो होनहार स्कॉलरशिप के लिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता जाऊँ कि जो होनहार स्कॉलरशिप के लिए स्टूडेंट्स हैं वो थर्ड सेमेस्टर से लेकर एट्थ सेमेस्टर तक, जो स्टूडेंट्स बीएस प्रोग्राम किसी भी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ या फिर पब्लिक सेक्टर कॉलेजेस के अंदर कर रहे हैं और उनका सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर से लेकर एट्थ सेमेस्टर तक है, या फिर ऐसे स्टूडेंट्स जो एमबीबीएस या बीडीएस वगैरह पब्लिक सेक्टर मेडिकल या डेंटल कॉलेजेस वगैरह से कर रहे हैं, और वो सेकेंड ईयर से लेकर फिफ्थ ईयर तक अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर। इसके बाद अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाएं तो क्या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं वो होनहार स्कॉलरशिप फ़ेज़ 2 के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। तो उनके लिए ये है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ जैसे ऊपर बताया है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं या कॉलेजेस हैं, सिर्फ़ वही स्टूडेंट्स उसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें कि इसके लिए मिनिमम क्राइटेरिया कितना है, आपको सीजीपीए कितनी चाहिए होगी। तो उसके हवाले से मैं आपको बताता जाऊँ कि अगर आप पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस के अंदर पढ़ रहे हैं तो आपकी जो सीजीपीए है वो 70% के इक्वल या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है। और इसके अलावा जो 70% है वो साइंस, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं साइंस के रिलेटेड उनकी है। और अगर आप आर्ट्स के सब्जेक्ट जैसे बीएस फाइन आर्ट्स, उर्दू या फिर हिस्ट्री, इस तरह के जो सब्जेक्ट्स के अंदर अगर आपकी बीएस की डिग्री है तो उसके अंदर आपकी जो सीजीपी है वो 65% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। मैं अपनी इसी वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि 70% सीजीपीए कितनी बनती है या फिर 65% सीजीपीए कितनी बनती है। इसके अलावा अगर आप लोग पब्लिक सेक्टर मेडिकल या डेंटल कॉलेजेस के अंदर पढ़ रहे हैं तो आपका जो एनुअल एग्ज़ाम हुआ है उसका 60% से ज़्यादा मार्क्स आपके होने चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द एप्लीकेशन प्रोसीजर फॉर द होनहार स्कॉलरशिप। तो होनहार स्कॉलरशिप के लिए आपने एप्लीकेशन इस वाले लिंक के थ्रू देनी है, जो यहाँ पे आपको पोर्टल शो भी हो रहा है स्क्रीन के ऊपर, इसी पोर्टल के थ्रू आपने देनी है। ठीक है। तो ये सारे का सारा ऑनलाइन ही प्रोसीजर है इसके लिए। इसके बाद नेक्स्ट है कि इसके लिए कोई हार्ड एप्लीकेशन हार्ड कॉपी इसकी आपको जमा करवानी पड़ेगी या नहीं करवानी पड़ेगी। तो इसके लिए ये है कि आपने इसकी कोई भी हार्ड कॉपी जमा नहीं करवानी। अकॉर्डिंग टू वेबसाइट यही लिखा होता है, बट इन एक्चुअल के जब आप का इंटरव्यू होता है तो तब आपसे ये एप्लीकेशन फॉर्म भी लेते हैं और जो आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी कॉपी वगैरह भी लेते हैं। इसके बाद जी अगर हम बात करें कि मेरिट कैलकुलेटर जो है वो किस तरह से आप अपना मेरिट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, किस तरह से आप अपनी सीजीपीए फाइंड कर सकते हैं कि लाइक कितने परसेंट सीजीपीए आपकी बनती है। तो मैं आपको बताता जाऊँ कि अगर किसी के 85% या उससे अबव मार्क्स हैं तो इसका मतलब है कि उसकी जो सीजीपीए है वो 4 है, जो कि बिल्कुल एलिजिबल है फॉर होनहार स्कॉलरशिप फ़ेज़ 2। इसके बाद 70% से लेकर 84% तक अगर हम सीजीपीए को काउंट करें तो वो बनती है 3.66 टू 3.99। मीन्स ये कि किसी भी स्टूडेंट्स की अगर वो साइंस सब्जेक्ट के अंदर बीएस कर रहा है तो उसकी अगर सीजीपीए 3.66 से कम है, मीन्स के 3.65 भी है, तो वो इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें 55% टू 69% जिनके मार्क्स हैं, उनकी जो सीजीपीए बनती है वो 2.66 टू 3.65 तक बनती है। और इसके अलावा जो 45% या 54%, 33%, ये सारे के सारे जो है स्टूडेंट्स होनहार स्कॉलरशिप फ़ेज़ 2 के लिए एलिजिबल नहीं हैं। तो लिहाजा अगर आपकी सीजीपीए 3.66 से ज़्यादा है
तो ही आप लोग होनहार्ट स्कॉलरशिप फ़ेज़ 2 के लिए एलिजिबल हैं, अदरवाइज़ आप इसमें अप्लाई भी नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप इन केस अप्लाई भी करेंगे तो वो आपकी वेरिफ़िकेशन करेंगे और वेरिफ़िकेशन के अंदर आपको निकाल देंगे, तो आपका जितना भी होगा टाइम वेस्ट होगा, सारा कुछ होगा, ठीक है? सीजीपीए की इन्फॉर्मेशन दी है वो है एनुअल सिस्टम के अंदर, मतलब ऐसी यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस जिनके अंदर जो एजुकेशन का लेवल है वो एनुअली देखा जाता है, ठीक है? मतलब उनमें सेमेस्टर सिस्टम नहीं है, ठीक। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर किसी यूनिवर्सिटी के अंदर सेमेस्टर सिस्टम है तो उसकी सीजीपीए किस तरह से आप काउंट कर सकते हैं। देखें, सबसे आसान और सिंपल सा मेथड ये है कि आपने ऐसा करना है कि आपके जितने भी मार्क्स हैं उनको टोटल मार्क्स के ऊपर डिवाइड करके, ठीक है, और उनकी परसेंटेज आपने निकाल लेनी है, तो वो आपको डायरेक्टली 70% से जितने भी आपके मार्क्स बनते हुए वो आपको परसेंटेज मिल जाएगी। इसके अलावा एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स जो हैं वो, अब हर यूनिवर्सिटी का ना अलहदा होता है उनका सिस्टम कि उन सीजीपीए किस तरह से काउंट करनी है। अगर आप यहाँ पे जो स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, स्क्रीन के ऊपर सिर्फ और सिर्फ मैं आपको एग्रीकल्चर का दिखा रहा हूँ। अगर आप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर क्योंकि सेमेस्टर सिस्टम है, तो सेमेस्टर सिस्टम के लिए ये वाला जो है ना यूज़ होगा। लाइक अगर आपकी 4 सीजीपीए है तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं, ठीक है। और अगर आपकी सीजीपीए 3.0 से लेकर 3.99 है तो आप, इसका मतलब ये है कि आपकी जो परसेंटेज है मार्क्स की वो 65 टू 79% बनती है, ठीक है। मतलब ये है कि अगर हम इसको डिवाइड करें और इसको चेंज करें 70% तक लेकर आएँ, तो 70% के लिए हमें मिनिमम सीजीपीए जो चाहिए होगी वो 3.33 चाहिए होगी ऑलमोस्ट, ठीक है। मतलब ये है कि अगर आपकी सीजीपीए 3.33 के करीब है या 3.30 है, 3.30 होनी चाहिए, ठीक है। उससे कम होगी तो वो तो काउंट नहीं होगी। या आप खुद भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, जो अभी आपका एलएमएस के ऊपर रिजल्ट है, उस एलएमएस के रिजल्ट के ऊपर टोटल मार्क्स को आप देख लें और जो भी आपने ऑब्टेन मार्क्स किए हैं उनको कर लें और उसकी आप परसेंटेज निकाल लें, तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि आपकी कितने परसेंट बनती है। तो बहुत से स्टूडेंट्स जो इस बात के अंदर कन्फ्यूज़ थे कि अगर आपकी सीजीपीए जो है वो 2.8 है तो वो उसके लिए एलिजिबल होंगे, तो नहीं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने खुद का जो है वो अपना एक परसेंटेज स्केल दिया हुआ है। इसी के अकॉर्डिंग उन्होंने चेक करना है कि आपकी स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। तो मतलब ये है कि आपकी अगर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं तो आपकी जो मैंने काउंट की है वो तकरीबन 3.30 या 3.33 बनती है, ठीक है। क्योंकि आप देख सकते हैं वो अगर तो ऐसे स्टूडेंट्स जिनका आर्ट्स सब्जेक्ट के अंदर इनरोल हुए हैं, तो अगर उनकी सीजीपीए 3.0 है तो वो लोग एलिजिबल हैं, ठीक है। अगर कोई साइंस सब्जेक्ट के अंदर है तो उनको चाहिए कि 3.30 से ज़्यादा उनकी सीजीपीए होनी चाहिए। होप सो आपको ये वाला पार्ट जो है वो कन्फ्यूज़ ना करे। जो मैंने पहले आपको सीजीपीए बताई है वो एनुअल सिस्टम के लिहाज से बताई है और ये वाली जो है वो सेमेस्टर सिस्टम के अकॉर्डिंग बताई है। तो हर यूनिवर्सिटी का अलग भी हो सकता है, वो भी मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से आपने कैलकुलेट करना है। तो आपने पहले अपनी सीजीपीए ज़रूर देख लेनी है। इसके अलावा जी, कि इसकी डेडलाइन क्या है, तो इसकी एज़ सच अभी कोई डेडलाइन नहीं आई, तो आप लोग इसको प्रॉपर अप्लाई करें अभी तक। इसके बाद इसके लिए जो एफ़िडेविट चाहिए, मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था कि इसके लिए आपको एक प्रॉपर एफ़िडेविट चाहिए होता है, जिसके ऊपर आपकी इनकम वगैरह और आपके विटनेस वगैरह शो होते हैं। तो इसके ऊपर यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो यही लिखा है कि RS 50 रुपीज़ का जो भी एफ़िडेविट आपको मिलेगा, उसके ऊपर आपने अपना इनकम प्रूफ़ देना है, ठीक है। बट जो स्टाम्प पेपर है वो 50 रुपीज़ वाला आज से 2 साल पहले ही बंद हो चुका था। तो पता नहीं गवर्नमेंट ने कैसे लिखा, बट ऐसा है कि आपने मिनिमम 100 रुपीज़ वाला स्टाम्प पेपर लेना है, जो कि आपको किसी भी फ़ोटो शॉप से या फिर कचहरी बाज़ार से मिल जाएगा ईज़िली। इसके बाद आपने वो भी अपलोड करना है और इसके बाद है जी अगला क्वेश्चन, वेयर कैन स्टूडेंट्स डाउनलोड द एफिडेविट टेम्पलेट, कि वो उस जो एफिडेविट आपको चाहिए उसका एक प्रॉपर टेम्पलेट भी होता है जो कि उसके ऊपर अपलोड करना होता है आपने। तो वो आपको मिलेगा वेबसाइट के ऊपर से ही। मैं आपको मतलब कि जो पिछली वीडियो के अंदर ये बताया था कि आपने एफिडेविट का टेम्पलेट कैसे देखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अगर उन्होंने डोमिसाइल के लिए अप्लाई किया है बट उनके पास अभी डोमिसाइल नहीं बना, उनके पास सिर्फ़ और सिर्फ टोकन ही है, क्या वो अप्लाई कर सकते हैं? तो जी हाँ, वो अपने इस टोकन को यूज़ करके इसमें डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, मतलब डोमिसाइल की जगह पर आप उसका टोकन अपलोड कर दें। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन स्टूडेंट पूछते हैं उसमें ये है कि ये वाला जो स्कॉलरशिप है, क्या ये पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए है या फिर अदर प्रोविंसेस के लिए भी है? तो जो अभी पोर्टल ओपन हुआ है उसके ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ जो पंजाब प्रोविंस के स्टूडेंट्स हैं, जिनके पास जो डोमिसाइल है वो पंजाब प्रोविंस का है, वो सिर्फ़ और सिर्फ वही स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं।
इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट्स जो कि कहते हैं कि हमारी सीजीपी भी पूरी है और सीजीपी पूरे होने के साथ-साथ ही बाकी चीज़ें ये है कि उनका जो प्रॉपर जो सब्जेक्ट है वो वेबसाइट के ऊपर शो नहीं हो रहा, जो लिस्ट उधर शो की हुई है। तो उसके लिए सिंपल सा ये है कि आप उस आपकी जो डिग्री है ना, कोई भी जो भी डिसिप्लिन है उसके रिलेटेड कोई भी डिसिप्लिन अगर मिल रहा है आपको तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? जब आप डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट करवाएँगे तो तब आप बता सकते हैं अगर वो कोई इश्यू करते हैं तो, ठीक है? इसके अलावा ये है कि अगर ऐसे स्टूडेंट्स जिन लोगों ने के पास प्रॉपर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है बट उनके पास रोल नंबर है, तो क्या वो स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं? तो वो भी स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल वो क्या करेंगे कि अपना रजिस्ट्रेशन वाले जगह पर अपना रोल नंबर पुट कर देंगे। इसके बाद जो बहुत से क्वेश्चन ये पूछ रहे थे कि जी फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं, क्या वो एलिजिबल हैं या नहीं एलिजिबल? देखिए, जो होनहार स्कॉलरशिप फ़ेज़ 1 था, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए था। तो अब जो होनहार स्कॉलरशिप फ़ेज़ 2 है, वो सिर्फ़ वो इन स्टूडेंट्स के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है? उसमें फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स जो हैं, वो अप्लाई नहीं कर सकते। इसमें थर्ड सेमेस्टर के बाद या सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट्स जो हैं, वो ही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? और अगर किसी ने अप्लाई करते हुए अपनी एप्लीकेशन के ऊपर कुछ मिस्टेकनली कुछ गलत इन्फॉर्मेशन पुट कर दी है, तो उसको किस तरह से करेक्ट किया जा सकता है? तो उसको करेक्ट करने के लिए सिंपल सा ये है कि आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर या कॉलेज के अंदर कोई फोकल पर्सन होनहार स्कॉलरशिप टीम की तरफ से बनाया गया होगा। वो मोस्टली डीएफए के ही बंदे होते हैं, ठीक है? तो आपने क्या करना है, उनके पास जाना है, तो अपनी जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको करेक्ट करवा लेना है, ठीक है? इसके अलावा ये है क्वेश्चन कि क्या हमने जो ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं इसकी कोई फ़ीस है? तो इसकी कोई फ़ीस नहीं है, आप फ्रीली इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है जी, जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंडर कॉलेजेस वगैरह हैं, क्या वो वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं? तो वो वाले स्टूडेंट्स भी, क्योंकि पब्लिक सेक्टर्स कॉलेजेस के अंदर आते हैं, तो वो वाले स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए भी सेम क्राइटेरिया है, 70% फॉर साइंस सब्जेक्ट्स एंड 65% फॉर आर्ट्स सब्जेक्ट। अब इसके लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए? इसमें आपको सबसे पहले तो ये है कि आप किसी न किसी यूनिवर्सिटी के अंदर जो पढ़ रहे हैं, उसका कोई प्रूफ़ होना चाहिए, तो मोस्टली इसका स्टूडेंट कार्ड ही होता है, ठीक है? एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स का मतलब ये है कि आपके जो रिज़ल्ट कार्ड्स हैं, एफएससी का, मैट्रिक का और जो बीएस कर रहे हैं, इसका भी, ठीक है? बीएस में आपके पास अगर डीएमसी है, तो वेल एंड गुड, वो अपलोड कर दें। अदरवाइज़ आपने क्या करना है कि जी, आपकी जो सीजीपीए लिस्ट है, उसको अपना नाम में जो हाइलाइट करना है, हाइलाइट करने के बाद उसको अपलोड कर देना है, ठीक है? इसके बाद आपके पास डोमिसाइल सर्टिफ़िकेट होना चाहिए या उसका टोकन ज़रूर होना चाहिए, ठीक है? और इसके बाद आपके पास एफ़िडेविट ज़रूर होना चाहिए, जो कि आप ₹100 वाला बनवाएँगे, ठीक है? ₹100 वाला आपको 100 में ही नहीं मिलेगा, उसके चार्जेज़ एक्स्ट्रा होते हैं, ठीक है? और इसके अलावा आपकी सीजीपीए लिस्ट मैंने आपको बता दिया कि जितने भी आपके पिछले रिज़ल्ट हैं, उनकी एक डीएमसी टाइप या सीजीपीए लिस्ट पे आपका नाम जो मेंशन है, वो ज़रूर होना चाहिए। इसके बाद जी, किस तरह स्टूडेंट्स को पता चलेगा कि उनकी ऑनर स्कॉलरशिप फ़ेज़ 2 के अंदर वो सिलेक्ट हो चुके हैं? तो उसके लिए इसी पोर्टल के ऊपर आपको शो हो जाएगा, जब आप वेरीफ़ाई हो चुके होंगे, तो उसके बाद आपको अवार्ड लेटर मिल जाएगा और अवार्ड लेटर के अंदर लिखा होगा कि आप ऑनर स्कॉलरशिप फ़ेज़ 2 के लिए एलिजिबल हैं, आप अपनी अमाउंट ले सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके हवाले से बात करें, तो अगर कोई स्टूडेंट फाइनल ईयर के अंदर है, क्या वो अप्लाई कर सकता है या नहीं? तो वो स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं अगर वो अपने फाइनल सेमेस्टर के अंदर हैं। ओके, अगर कोई स्टूडेंट ऐसा जो पहले से किसी भी फ़ी कंसेशन या फिर फाइनेंशियल एड ऑफिस की तरफ से उसको कोई भी स्कॉलरशिप मिल रही है, या किसी डिपार्टमेंट की तरफ से या किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी की तरफ से उसको कोई स्कॉलरशिप मिल रही है, क्या वो लोग होनहार स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं या नहीं? तो वो वाले स्टूडेंट्स होनहार स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं हैं, ठीक है? इसके बाद जो एफ़िलिएटेड कॉलेजेस हैं या प्राइवेट कॉलेजेस हैं, क्या वो वाले स्टूडेंट्स होनहार स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं? तो इस दफ़ा सिर्फ़ और सिर्फ़ उन्होंने पब्लिक सेक्टर को ही चूज़ किया है। इस दफ़ा कोई भी प्राइवेट सेक्टर जो है, वो प्राइवेट सेक्टर वाले स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा आपको होनहार स्कॉलरशिप के अंदर क्या मिलेगा? उसके अंदर ये है कि आपकी जितनी भी ट्यूशन फ़ीस है, मीन्स अगर आप हॉस्टल के स्टूडेंट्स हैं, तो हॉस्टल के अलावा जितनी भी आपकी फ़ीस है, वो गवर्नमेंट आपको रिटर्न करेगी, ठीक है? फ़ीस आपने खुद ही पे करनी है, बस गवर्नमेंट आपको पैसे वगैरह प्रोवाइड कर देगी अकाउंट के अंदर जैसे भी। अब होनहार स्कॉलरशिप में सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको ट्यूशन फ़ीस ही रिटर्न होगी, ठीक है? ना आपके जो बोर्डिंग की खर्चे हैं सारे, या फिर जो भी इसके रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं, वो आपको इस स्कॉलरशिप के थ्रू नहीं मिलेंगे, ठीक है? सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको ट्यूशन फ़ीस ही मिलेगी।
इसके अलावा इन सब क्वेश्चंस का अगर आप लोगों को लिंक चाहिए तो वो मैं आप लोगों के साथ लिंक भी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा, ठीक है? फिर भी आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। होप सो आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो। काइंडली हमारे चैनल यूनिवर्सिटी गाइड पाकिस्तान को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह के आने वाली मज़ीद इन्फॉर्मेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। अल्लाह हाफ़िज़।